औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 1 of paper D. The name of chapter is Light and Quantum Physics. बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वांटम फिज़िक्स है क्या. एक्चुअली क्वांटम फिज़िक्स जो है फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्लियर कि आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स क्या है. क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ फिज़िकल साइंस डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. Now come to our first topic, that is black body. बेटा इस तरह है कि जब रेडिएशंस किसी बॉडी पर फॉल करती हैं तो 3 तरह के एक्शन होते हैं. नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 इज़ ट्रांसमिशन. आज हम जिस बॉडी को स्टडी करेंगे उसमें सिर्फ 2 एक्शन होंगे जो कि रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन के होंगे. इसमें ट्रांसमिशन नहीं होगी. आज हम जिस बॉडी को स्टडी करने जा रहे हैं वो ऐसी बॉडी है कि जब वो कोल्ड फॉर्म में होगी तो इस पर जितनी रेडिएशंस फॉल करेंगी, रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स फॉल करेंगी, वो तमाम रेडिएशन जो हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी. कब? जब ये कोल्ड फॉर्म में होगी. ठीक है. और जब ये इसे हीटअप किया जाएगा या इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तो जितनी रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब की थी वो तमाम की तमाम ये रेडिएट कर देगी इन द एटमॉस्फेयर. ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं. ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है कि जब वो कोल्ड फॉर्म में होगी तो वो तमाम रेडिएशंस जो इसके ऊपर फॉल करेंगी, रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स. ठीक है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स. क्या मायने हैं? इसमें वो वेवलेंथ्स भी शामिल होंगी जो कि इनविजिबल पोर्शन में लाई करती हैं. सो तमाम रेडिएशन जो इस पर फॉल करेंगी वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी जब ये कोल्ड फॉर्म में होगी. और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसको हीटअप किया जाएगा तो वो तमाम रेडिएशंस जो हैं ये एमिट कर देगी, रेडिएट कर देगी इन द एटमॉस्फेयर. ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी. एक्चुअली ब्लैक बॉडी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हम इसे स्टडी करेंगे आप देखेंगे आगे जाके कि इससे कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन ओरिजिनेट होता है. अब फोटॉन क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इंशाल्लाह हम जैसे जैसे ये टॉपिक आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर करेंगे. तो एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जिस तरह भी मैंने ब्लैक बॉडी बताया, आगे हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं. इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशंस क्या है. ठीक है, इसके बाद हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे. सिंपल जब आप रेडिएशंस का वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर बॉडी में से हर वक्त जो है वो रेडिएशंस एमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जब बॉडी का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें हम कहेंगे थर्मल रेडिएशंस. और सिंपल जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करते उसमें से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें हम कहते हैं रेडिएशंस. अच्छा, अब इस तरह है कि थर्मल रेडिएशन की नेचर भी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी कि आपने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है. अगर टेम्परेचर लो है तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और वो रेडिएशन इनविजिबल रीजन यानी इंफ्रारेड में फॉल करेंगी. कब की बात है? जब टेम्परेचर लो है. बट एट हाई टेम्परेचर द proportion of the shorter wavelength radiation increases. Furthermore, the amount of emitted radiation is different for different wavelengths. अब आ जाएं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वो रेडिएशंस हैं जो कि ब्लैक बॉडी से रेडिएट होंगी. वो तमाम रेडिएशंस जो कि ब्लैक बॉडी से रेडिएट होंगी, ऐसी रेडिएशंस को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. फोर्थ बेटा इस तरह है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. लेकिन अब साइंटिस्ट ने जाहिर है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना था. इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए उन्होंने जो ब्लैक बॉडी कंस्ट्रक्ट की उसकी कुछ स्ट्रक्चर उसका इस तरह से था कि एक कैविटी थी
और उसके एक साइड पर एक होल था। इसी होल से रेडिएशंस एंटर हो सकती हैं और इसी होल से रेडिएशन जो हैं वो लीव आउट हो सकती हैं। इसके अलावा जो कैविटी है उसकी इनर साइड को, इनर वॉल्स को ब्लैक कर दिया गया। अब ब्लैक क्यों किया गया, ब्लैक करने की क्या वजह थी? बेटा आप लोगों को पता है कि हम कहते हैं कि गर्मियों में ब्लैक कलर ना पहने। अब कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हम कहते हैं? एक्चुअली जो ब्लैक कलर है इस वजह से पहनने से रोका जाता है। ब्लैक कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन है, जबकि बैड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन भी है। क्या मायने हुए कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन मीन कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हीट को, ज़ाहिर सन रेज या रेडिएशन जब फॉल करेंगी गर्मियों में ब्लैक कलर पर, आपके ब्लैक कपड़ों पर, तो उन तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की। यहाँ पर इसको ब्लैक करने का क्या मकसद था कि जितनी रेडिएशंस इसके अंदर आएंगी वो उनको एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि ब्लैक कलर की ये प्रॉपर्टी है कि जितने रेडिएशन, ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन है, जबकि इसको ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट आसानी से नहीं करता। तो ब्लैक कलर इस वजह से किया गया कि रेडिएशन अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो और लीव आउट ना हो या एस्केप ना हो फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ब्लैक बॉडी फिर कैसी है? एक कैविटी है जिसकी इनर वॉल जो हैं वो ब्लैक हैं, जबकि एक साइड पर होल है। उसी होल से रेडिएशन एंटर होंगी और उसी से ही लीव आउट होंगी। जो परफेक्ट या आइडियल हमारे पास ब्लैक बॉडी है वो कैसी होती है? वो जब कोल्ड फॉर्म में होती है तो तमाम रेडिएशंस मीन रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स जो होंगी वो उनसे एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब ये हॉट कंडीशन में होगी तो उन तमाम रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देगी, मीन्स रेडिएट कर देगी इन द एटमॉस्फेयर। बेटा अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं, अगर आप ये समझ लेंगे तो आगे हमने जो ब्लैक बॉडी के ग्राफ डिस्कस करने हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी। मैंने कोशिश की है कि ये जो टर्म्स हैं इन्हें बहुत इजी वर्डिंग में लिखूं और इन्हें क्लियर बिल्कुल आपको ताकि हो जाए, आप आसानी से उसे समझ सकें और फिर उसे याद भी कर सकें। इसके अलावा ये जो आपके पास डेफिनेशंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती हैं। तो जिस तरह सबसे पहले है एमिसिव पावर या एमिसिविटी। बेटा इस तरह है कि कोई भी आपके पास बॉडी है, एमिसिव पावर जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें कोई एमिशन में रेडिएशन जो बॉडी रेडिएट करती है, एमिट करती है रेडिएशन को, उसका कोई इसमें इंटरफेरेंस होगा। यानी अगर आपके पास एक बॉडी है, उसको आप हीट अप करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो वो जितनी रेडिएशन को एमिट करेगा पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो हम उस बॉडी की इसको एमिसिव पावर कहेंगे। यानी किस तरह कि द एनर्जी ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी। वो बॉडी ब्लैक बॉडी भी हो सकती है, कोई और बॉडी भी हो सकती है, लेकिन अगर वो ब्लैक बॉडी है तो हम एमिसिव पावर को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई और बॉडी है तो उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी फिर हमने एमिसिव पावर को कैसे डिफाइन किया कि द एनर्जी ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर बॉडी इज कॉल्ड एमिसिविटी और एमिसिव पावर। ठीक है, आम बॉडी जो भी है उसके लिए हम स्मॉल ई यूज़ करेंगे, जबकि ब्लैक बॉडी के लिए हम कैपिटल ई यूज़ करेंगे। फिर इसकी यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब जब हम कहते हैं एमिसिव पावर, और मैंने कहा कि एनर्जी ऑफ ऑल द वेवलेंथ, इसमें तमाम वेवलेंथ की रेडिएशंस आ जाएंगी, लेकिन जब सिर्फ एक वेवलेंथ की रेडिएशन की बात करेंगे, बाकी सब कुछ यही डेफिनेशन, लेकिन यह हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ऑल द वेवलेंथ। यहाँ पर आप कहेंगे अब यूनिट वेवलेंथ मीन सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी इन अ यूनिट वेवलेंथ रेंज एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, और हम इसे ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एब्जॉर्प्शन पावर एक्चुअली रेशो है किस की? बॉडी के ऊपर जो रेडिएशंस फॉल हो रही हैं और बॉडी जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही है। यानी जो रेडिएशन फॉल हो रही हैं और जो एब्जॉर्ब हो रही हैं उसकी रेशो को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन पावर। और ब्लैक बॉडी के लिए जो है, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसके लिए ये 1 होती है। 1 से मुराद क्या है कि जितनी रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल कर रही हैं उतनी वो तमाम की तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। इसी तरह है एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन।
नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एनर्जी डेंसिटी, जब भी डेंसिटी का लफ्ज़ आ जाएगा तो उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। इस तरह रेडिएंट इंटेंसिटी, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवर ऑल द वेवलेंथ्स इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, I/T से। अब बेटा इस तरह है, दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर एंड प्रिंगशिम। इन्होंने ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया और एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, वो ग्राफ उन्होंने किस तरह ड्रॉ किया, मुख्तलिफ टेम्परेचर पर लिया और उन्होंने ये देखा कि हर टेम्परेचर पर कर्व जो आ रहा है, जो ग्राफ आ रहा है, वो डिफरेंट है। वो ग्राफ किस तरह उन्होंने ड्रॉ किया कि अलोंग वाई एक्सिस उन्होंने इंटेंसिटी ले ली और अलोंग एक्स एक्सिस उन्होंने वेवलेंथ ले ली। ठीक है, क्या कंक्लूड किया इससे, क्या रिजल्ट निकाला इससे, उन्होंने कहा कि एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशंस ऑफ द ब्लैक बॉडी। क्या मायने हुए कि गिवन टेम्परेचर पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उसमें एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उनका एट द गिवन टेम्परेचर, ठीक है, द एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर सर्टन वेवलेंथ। इट इज़ ऑब्जर्व विद द राइज ऑफ टेम्परेचर वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने इस सिलसिले में लॉ दिया कि एनर्जी ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया of the black body is directly proportional to fourth power of the absolute temperature। किस तरह, क्या बताया, क्या लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन का कि E is directly proportional to T raised to power 4। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या है, हमने यहाँ लिया सिग्मा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आपके पास ये है 5.67 इंटू 10 टू रेज पर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, के रेज टू के मीन केल्विन रेज टू पावर 4। क्लियर हो गया। अब जो एनर्जी, ये आप कर्व यहाँ देख रहे हैं, कर्व के अंदर का जो एरिया है ये क्या बताता है, कर्व के अंदर का एरिया बताता है कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी एनर्जी कितनी है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट टोटल रेट ऑफ एमिशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एट अ सर्टन टेम्परेचर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वीन्स ने जो लॉ दिया इस सिलसिले में उसके मुताबिक ये था, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा मैक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यानी वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करें, कांस्टेंट आ गया, यहाँ टी जो है वो डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। इसी तरह स्पेक्ट्रल रेडियंसी, द रेडिएंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप याद करेंगे। क्या है स्पेक्ट्रल रेडियंसी, द रेडिएंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियंसी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय R लैम्डा। अब बेटा यहाँ पर हमने कहा स्पेक्ट्रल रेडियंसी, ठीक है, जिसमें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रेडिएंट इंटेंसिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडिएंट इंटेंसिटी क्या होती है, हम पहले भी इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स जो हैं अगर हम पहले समझ लेंगे तो आगे इसके ग्राफ समझने में हमें आसानी रहेगी ब्लैक बॉडी के। तो रेडिएंट इंटेंसिटी को हमने कैसे डिफ़ाइन किया था, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवर ऑल द वेवलेंथ्स। कैसे डिफ़ाइन किया है रेडिएंट इंटेंसिटी को, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवर ऑल द वेवलेंथ्स। बेटा इस तरह है कि हमारे पास आगे हम दो फार्मूलाज देखेंगे जो कि कुछ डेरिवेशन है इसमें। ये डेरिवेशन जो है हमें थ्योरेटिकल फार्मूला देगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेक्ट्रल रेडियंसी। वो दो फार्मूला कौन कौन से हैं, एक है रिले-जीन्स फार्मूला, दूसरा है वीन्स फार्मूला। तो पहले हम देखेंगे रिले-जीन्स फार्मूला। रिले-जीन्स फार्मूला जो है वो क्या है कि R लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई C KT ओवर लैम्डा रेज टू पावर 4।
अब केस में क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. दिस फॉर्मूला वॉज एक्सीलेंट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ बट नॉट गुड फॉर शॉर्टर वेवलेंथ. हम देखेंगे कि रिले जीन्स फार्मूला जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए जो है वो अच्छा साबित हुआ, जबकि आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो वीन्स फार्मूला है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, यानी एक फार्मूला लॉन्गर और शॉर्टर दोनों के लिए काम ना आया, बल्कि रिले जीन का जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए है और वीन्स फार्मूला जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए. अब वीन्स फार्मूला क्या है, आर लैम्डा ए इज इक्वल टू ए ओवर लैम्डा रेस्ट पर 4 ई रेस्ट पर माइनस बी ओवर लैम्डा टी. ए और बी क्या हैं आपके पास, कांस्टेंट हैं. ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको. अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास वीन्स फार्मूला किसके लिए बेहतर काम करता है, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ बट नॉट गुड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ. मैक्स प्लैंक्स रेडिएशन, रिले जीन्स एंड वीन्स फार्मूला वर फेल्ड to solve the problems of distribution of spectral radiancy among various wavelengths in cavity. Cavity radiations mean black body radiations because these formulas were based upon the classical theory. अच्छा, अब इस तरह है कि ये जो दोनों फार्मूलाज थे ये क्लासिकल थ्योरी पर बेस करते थे, जबकि ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत पेश आई, क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत पेश आई. अब क्वांटम थ्योरी क्या है आगे भी हम ऐसे इन डिटेल देखेंगे. क्वांटम थ्योरी एक्चुअली उसके मुताबिक ये है कि लाइट या रेडिएशन जो हैं ये ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. हम पढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि उसमें वो जो स्मॉल पैकेट्स हैं उनका नाम क्या बाद में क्वांटा कहा गया और उन्हीं को बाद में फोटॉन का नाम दे दिया गया. तो अब ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो हमारे लिए इतने अच्छे साबित क्यों नहीं हुए, वो इस वजह से कि ये क्लासिकल थ्योरी की बेस पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. यानी ये दोनों जो है वो क्लासिकल थ्योरी पर इसमें इस्तेमाल हो रही थी, जबकि ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत थी. अच्छा बेटा, जिस तरह भी आपको बताया कि हमें ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत थी. अब वो क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये है कि ही अज्यूम द एटम्स ऑफ द कैविटी मीट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन. किस फॉर्म में मीट और एब्जॉर्ब होंगी रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. और उन पैकेट्स को क्या नाम दिया गया, क्वांटा. द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आ गया एच, और एच आपके पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. यानी एनर्जी ऑफ द क्वांटा किसके इक्वल है, ई इज इक्वल टू एच न्यू. अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी इनका आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. अब प्लैंक्स कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है वो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जॉल इंटू सेकेंड होती है. अब इसके अलावा जो हमने इस थ्योरी से प्लैंक्स थ्योरी से जो अज्यूम नहीं बल्कि आप कहेंगे कि जो आपके पास रिजल्ट्स आए वो क्या थे कि द एटम्स ऑफ द कैविटी बिहेव लाइक टाइनी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. ठीक है, ऑसिलेटर्स रेडिएट एंड एब्जॉर्ब. अभी हमने बात भी की कि ऑसिलेटर से जो रेडिएशन सबमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी वो किस तरह होंगी, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स. ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, क्वांटा. उनकी एनर्जी हमने डिस्कस की, वो आपके पास ई इज इक्वल टू एच न्यू. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एन ऑसिलेटर कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू. एच न्यू या एच एफ एक ही बात है, न्यू भी फ्रिक्वेंसी होती है और एफ भी फ्रिक्वेंसी. ठीक है, और अब यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर. यूजिंग दिस इज अजम्पशन प्लैंक्स ड्राइव हिज रेडिएशन लॉ. उसने अपना एक लॉ दिया. पहले तो हमने पढ़े ना दो लॉ, कौन कौन से थे, रिले जीन्स और वीन्स के. ठीक है, अब इसने अपना एक लॉ दिया. वो लॉ क्या था, ए आर लैम्डा इज इक्वल टू ए और लैम्डा रेस्ट पर 5 इंटू 1 ओवर ई रेस्ट पर माइनस बी ओवर लैम्डा टी माइनस 1. ए और बी क्या हैं, कांस्टेंट हैं. ठीक है, लेकिन मज़ीद जब इसने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, कर्व रेडिएशंस के कर्व को स्टडी किया, तो उसने कुछ अरसे बाद ही एक और फार्मूला दिया जो कि ये था. इसमें थोड़ी सी चेंज ला के ये फार्मूला दिया गया. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ अप्रोचेस टू रिले जीन्स लॉ एट वेरी. अब जो उसने फार्मूला दिया, अगर आप लॉन्ग वेवलेंथ्स लेते हैं
तो वो आपके पास फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, रिले जीन्स का। हम देखेंगे अभी। अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ लेते हैं तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा वीन्स फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूले से ये दोनों डेरिवेशन हो जाएंगी। यानी अब आपके पास ये प्लांक्स ने दिया, अब इसमें अगर आप पुट करें जहाँ पर HC ओवर लैम्डा KT उसकी जगह आप पुट कर दें x, ठीक है। ये हमने ऐसा ही किया, 2 ये एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह हमने पुट कर दिया x। लॉन्ग वेवलेंथ के लिए लैम्डा जो है इन्फिनिटी है, x जो है वो 0 है, तो e⁻x जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 + x। तो ये पुटिंग कर दें इधर। जब हमने पुट किया e⁻x का 1 + x, तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन गई, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, -1 + 1 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, जो हमने शुरू में लिखा कि x आपके पास जो है वो किसके इक्वल था, x हमने कहा था HC ओवर लैम्डा KT है। अब आप दोबारा से जहाँ पर x होगा वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें x की, तो आपके पास ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो इस तरह आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला जो भी हमने पीछे पढ़ा था रिले जीन्स फॉर्मूला बन गया। ये किसके लिए है, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। इसी तरह अब हम वीन्स फार्मूला ड्राइव करेंगे, किससे, फ्रॉम द मैक्स प्लांक्स लॉ से। आपके पास वो है प्लांक्स का फार्मूला ये है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर 2πc² होगा वहाँ a पुट करेंगे, और जहाँ पर AC और k होगा वहाँ पर हम b पुट करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर क्या आप करेंगे, इस फॉर्मूले पुट कर दें, आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। फॉर शॉर्टर वेवलेंथ लैम्डा अप्रोचेस टू 0 एंड b/λt इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जहाँ पर ये आपके पास आया दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे कि आपके पास e⁻b/λt -1 इज़ नियरली इक्वल टू e⁻b/λt। ये तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास सिंप्लीफाई कैसे, बेटा जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो यहाँ माइनस साइन मुझसे मिस हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर माइनस साइन आएगा। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव है, जब न्यूमरेटर में जाएगा यहाँ पर आएगा तो अब ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो नेगेटिव साइन मुझसे मिस हुआ है, आप यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल लेंगे। अब आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आपके पास है वीन्स फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल रेडियंस। कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, बेटा कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है कि क्वांटम थ्योरी मस्ट एग्री विथ क्लासिकल थ्योरी इन द लिमिट लार्ज क्वांटम नंबर्स। हम ये देखेंगे कि हमने शुरू में जैसे ही मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम लार्ज होंगे, जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास एक पेंडुलम है, आप उसे पकड़कर छोड़ते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा, वो ओसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ओसिलेट करना शुरू कर देगा, लेकिन एक वक्त ऐसा ऐसा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब कम क्यों हो रहा है कि उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है और उसकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिसिपेट हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली। जबकि अब ये कंटिन्यूसली हम कह रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स में, जबकि क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि ये एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, और क्वांटाइज मीन कि उसकी डिस्क्रीट वैल्यू है। एनर्जी जो है वो पैकेट्स या क्वांटा की फॉर्म में डिसिपेट होगी। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम पेंडुलम के एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली डिसिपेट हो रही है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड पेंडुलम का कम हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अब इसमें क्या है कि आप क्लासिकल थ्योरी जो है वो बेहतर काम करेगी एज़ कम्पेयर टू क्वांटम फिजिक्स। हम पढ़ते हैं क्या, यही है। इन केस ऑफ लार्ज स्केल ऑसिलेटर्स सच एज स्विंगिंग पेंडुलम एनर्जी क्वांटाइजेशन डज नॉट अकर। इसमें एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होंगी, मीन कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कोई ख़ास वैल्यू। यहाँ पर तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिसिपेट होगी। सो इफ़ वी लुक एट एनर्जी क्वांटाइजेशन in context of large scale oscillator like swinging pendulum, we come across with the fact that pendulum can oscillate with any reasonable total energy
and not only with certain selected energies. Certain selected energies mean quantized energies. ठीक है, the amplitude of the pendulum decays. पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो है वो फ्रिक्शन की वजह से कम होता जाएगा. डिके मीन कम होता जाएगा. सो इट सीम्स दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन अ परफेक्टली कंटिन्यूस वे, नॉट इन जम्प्स और क्वांटा, जो कि क्वांटम थ्योरी कहती है. क्लासिकल थ्योरी नहीं. क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या हुआ कि एनर्जी कंटिन्यूसली डिसिपेट हो रही है, जबकि क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि वो क्वांटा की फॉर्म में डिसिपेट होनी चाहिए. ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जॉल इंटू सेकेंड, जो कि बहुत कम है, बहुत छोटी है. वी आर अनएबल टू डिटेक्ट दिस जम्प्स एज दिस जम्प्स आर जस्ट फॉर टू स्मॉल for us to detect. So we would not apply quantum theory to a pendulum. पेंडुलम पर हम क्वांटम थ्योरी अप्लाई नहीं करेंगे. क्वांटम थ्योरी किस पर अप्लाई होती है? एटॉमिक्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर. बिकॉज क्लासिकल थ्योरी वर्क्स वेल इन दिस केस. किस केस में? पेंडुलम के केस में क्लासिकल थ्योरी जो है वो बेहतर काम करेगी. हैंस द क्लासिकल थ्योरी इज लिमिटिंग केस ऑफ क्वांटम थ्योरी. बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. बहुत इजी वर्डिंग में मैंने लिखने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है. आप उम्मीद है इसको समझ कर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे. इसको ना सिर्फ सॉलिड क्वेश्चन के तौर पर याद करेंगे, बीच में जो आपको कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको बताई हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी याद करेंगे आप. जो आपको समझ नहीं आएगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे आप क्लियर कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़.